स्टडी 91 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का मैं जीएस फैकल्टी जेपी सर हार्दिक स्वागत अभिनंदन वंदन करता हूं। आज हम लोग मध्यकालीन भारत का इतिहास का अध्ययन करते समय अब दक्षिण भारत तक पहुंच चुके हैं और हम लोग विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। विजयनगर साम्राज्य जो कि दिल्ली सल्तनत के दरमियान ही जब तुगलक वंश का दिल्ली पर शासन था, तब हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नए साम्राज्य की स्थापना की गई और उसे विजयनगर का नाम दिया गया था। यद्यपि कि हरिहर और बुक्का दोनों 1325 में तुगलक वंश के दूसरे शासक मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा बंदी बना करके दिल्ली लाए गए थे। उनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश किया गया था, लेकिन वर्ष 1333 में जब दक्षिण भारत में पुनः जो है विद्रोह होता है, तो उस विद्रोह को शांत करने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा इन्हीं दोनों भाइयों को भेजा जाता है। ये गए तो थे विद्रोह को शांत करने के लिए, लेकिन वहां पर इन दोनों भाइयों ने एक नए साम्राज्य का श्री गणेश किया, जिससे संबंधित ये प्रश्न जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? या किसे आंध्र भोज की उपाधि दी गई थी? जैसे तमाम शब्द और प्रश्न जो है इस चैप्टर से संबंधित हैं और परीक्षाओं में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं आज के इस सेशन को, और उससे पहले बता दें कि यह सेशन सिविल सर्विसेज को ध्यान में रखते हुए जो है शुरू किया गया है, और मैं रात 9 बजे इसी चैनल पर रात 9 बजे इतिहास का सेशन लेकर के जो है स्पेशली हिस्ट्री का सेशन लेकर के आता हूं, जबकि सुबह 10 बजे नितिन सर के द्वारा जीएस मिसलेनियस का जो है मैटर आप लोगों को प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत है आज का यह पहला प्रश्न। हरिहर एवं बुक्का ने जिस संत के प्रभाव में आकर विजयनगर राज्य की स्थापना की, उसका नाम था। हरिहर और बुक्का वैसे ये दोनों जो है सगे भाई थे, और दोनों भाइयों को वर्ष 1325 में, कब मैंने अभी बताया कि वर्ष 1325 में जब मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा दक्षिण भारत पर जो है अपना अभियान शुरू किया गया था, तो इन दोनों भाइयों को बंदी बना करके और ले जाया गया था दिल्ली, और वहां पर इनको इस्लाम धर्म स्वीकार करने के लिए विवश कर दिया गया था। 1325 से लेकर के वर्ष 1300 कब तक 33 तक ये दोनों भाई दिल्ली में ही जो है रहे थे। जब दक्षिण भारत में पुनः विद्रोह होता है, जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल धीरे धीरे अपने पराभव की ओर जो है अग्रसर होने लगता है, उन टाइम पीरियड में इन दोनों भाइयों को जो भेजा जाता है, कहां पर? वारंगल के विद्रोह को जो है शांत करने के लिए। लेकिन इन दोनों भाइयों को जब मौका मिला तो इन्होंने माधव विद्यारण्य के प्रभाव में आकर के पुनः हिंदू धर्म को जो है स्वीकार कर लिया, और तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की। और विजयनगर जो कि वर्ष 1336 से लेकर के और कब तक? वर्ष 1652 तक जो है अपने प्रभाव में रहा था। अगर पूछा जाए विजयनगर साम्राज्य पर कितने राजवंशों ने शासन किया, तो सबसे पहला राजवंश जिसका नाम जो है संगम वंश था। दरअसल संगम हरिहर और बुक्का के पिताजी थे, और उन्हीं के नाम पर इन दोनों भाइयों ने अपने साम्राज्य के प्रथम राजवंश का नाम जो है संगम वंश दिया था। संगम वंश के बाद विजयनगर का जो है दूसरा राजवंश, जिसको कि शुलू वंश के नाम से जो है जाना गया था। तीसरा जो था जिसको कि टुलु वंश के नाम से जो है जाना गया, और चौथा राजवंश जिसको अराविडु वंश के नाम से जाना गया। किस नाम से? अराविडु वंश के नाम से जो है जाना गया। तो आपसे पूछे कि विजयनगर पर कितने राजवंशों ने शासन किया, आप बताएंगे कि 4, और उनमें सबसे लंबा शासनकाल किसका रहा था? तो उस सवाल का जवाब होगा आपका संगम राजवंश, जो कि लगभग 150 वर्षों तक शासन किया, और इस राजवंश में कुल 7 शासकों ने शासन किया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प 100% सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें। विजयनगर राज्य के संस्थापक थे
राजा नहीं, ये राज्य शब्द होना चाहिए। विजयनगर राज्य के संस्थापक कौन थे? तो आप कहेंगे कि हरिहर और बुक्का। विजयनगर राज्य का पहला राजवंश कौन सा? तो आप कहेंगे कि संगम राजवंश। कौन सा? संगम वंश। और संगम वंश जो है कब से कब तक अपने प्रभाव में रहा था? तो आप कहेंगे कि 1336 से लेकर के 1425 तक। कब से कब तक? तो 1336 टू 1485। संगम वंश में कितने शासकों ने शासन किया? कुल 7 शासकों ने शासन किया था। और इनके प्रथम शासक हुए जिसका नाम था क्या? हरिहर प्रथम। क्या नाम था? हरिहर प्रथम। जबकि इस वंश का अंतिम और 7वां शासक हुआ जिसका नाम था विरूपाक्ष द्वितीय। क्या नाम था? विरूपाक्ष द्वितीय। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? पहला विकल्प सही होगा। जबकि दूसरे विकल्प में दिया गया है कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक हुए जिनका शासनकाल वर्ष 1509 से लेकर के वर्ष 1529 तक रहा, 20 वर्षों का। लेकिन विजयनगर साम्राज्य का यह सबसे प्रतापी शासक किस वंश से, किस राजवंश से संबंधित था? आप कहेंगे तुलु राजवंश से संबंधित है। विजयनगर साम्राज्य के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेवराय के संदर्भ में उस समय का बाबर ने जब अपनी जीवनी लिखा था तो उसने भी इनके नाम का उल्लेख किया था। जिन 7 भारतीय राज्यों का अपनी जीवनी में बाबर ने उल्लेख किया है उसमें 2 हिंदू राज्य थे और उसमें पहला एक विजयनगर और दूसरा जो है आपका मेवाड़ जिसके शासक राणा सांगा थे। दक्षिण भारत में प्रथम हिंदू राष्ट्र की स्थापना का कार्य भी सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य के संस्थापकों के द्वारा ही किया गया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प 100% सही है। बाबर के समकालीन कौन थे? अगर यह प्रश्न पूछा जाए तो उस सवाल का जवाब होगा कृष्णदेवराय। इन्हीं के टाइम पीरियड में वर्ष 1526 में 21 अप्रैल के दिन पानीपत का पहला युद्ध हुआ और उत्तर भारत पर मुगल राजवंश की स्थापना हुई। लेकिन दक्षिण भारतीय शासकों से उत्तर भारत में क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं था। अगला प्रश्न, इनमें से किसने कृष्णा नदी की सहायक नदी के दक्षिणी तट पर एक नए नगर की स्थापना की और उस देवता के प्रतिनिधि के रूप में अपने इस नए राज्य पर शासन करने का दायित्व लिया जिसके बारे में माना जाता था कि कृष्णा नदी से दक्षिण की समस्त भूमि उस देवता की है? ये पूरी कथा जो है किसके संदर्भ में कहा जा रहा है? जी हां, विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में। दक्षिण भारत में सबसे पहला हिंदू साम्राज्य, हिंदू राष्ट्र की स्थापना का कार्य कृष्णदेवराय के वंशजों के द्वारा या कह लें कि हरिहर और बुक्का के द्वारा जो है किया गया था। और इस राजवंश का जो राजकीय चिन्ह था, राजकीय सिक्का जो था, अगर जो है आपसे पूछा जाए तो उसका नाम वराह था। और वराह सिक्का जो है एक गोल्डन कॉइन था, स्वर्ण सिक्का था। तो बताने की जरूरत नहीं है कि इस राजवंश के शासकों ने किस धर्म को प्रश्रय दिया था। तो इनका राजकीय धर्म जो था वो वैष्णव धर्म था। यद्यपि कि इन्होंने शैव धर्म, आगे चल करके जो है लिंगायत, जैन, दूसरे धर्म के जो है धर्मावलंबियों को भी अपने साम्राज्य में, अपने दरबार में इन्होंने संरक्षण प्रदान किया। विजयनगर साम्राज्य की जो राजकीय लिपि थी, राजकीय लिपि कौन थी? तो आप कहेंगे कि नंदिनी गढ़ी। कौन सी लिपि? नंदिनी गढ़ी लिपि थी। और इनकी राजकीय भाषा कौन सी थी? राजकीय भाषा अगर जो है पूछा जाए कि कौन सा था, आप कहेंगे कि तेलुगु। कौन सा? तेलुगु। यद्यपि कि विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम के साथ साथ संस्कृत भाषा को भी समान संरक्षण प्रदान किया गया था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प 100% सही होगा। विजयनगर साम्राज्य जो कि तुंगभद्रा नदी के जो है दक्षिणी तट पर स्थापित हुआ। और विजयनगर साम्राज्य की अगर पूछा जाए कि पहली राजधानी जो है कौन थी, तो आप कहेंगे पहली राजधानी अनेकोंडी
कौन सी? अनेकोंडी। दूसरी कौन सी थी? आप कहेंगे विजयनगर। तीसरी कौन सी? पेनुकोंडा। और चौथा कौन सा? तो चंद्रगिरी। किसके द्वारा कब कब ये राजधानी जो है परिवर्तन किया गया था, आगे आने वाले प्रश्नों में मैं बताता चलूंगा। बहरहाल दिए हुए प्रश्न में पूछा जा रहा है, अपनी मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? वेरी सॉरी, ये गंगा नदी नहीं है, गंगा देवी है। ये हमारे टाइपिस्ट महोदय का कमाल है। गंगा देवी दरअसल विजयनगर साम्राज्य का पहला राजवंश था कौन सा? संगम वंश। कौन सा? संगम वंश। और संगम वंश के पहले शासक हुए जिनका नाम था जो है हरिहर प्रथम। कौन सा? हरिहर प्रथम, जो कि वर्ष 1536 से लेकर के वर्ष 1556 तक शासन किए। लगभग 20 वर्ष इनका जो है शासनकाल था। उसके बाद इस राजवंश का दूसरा शासक हुआ जिनका नाम था जो है बुक्का प्रथम। क्या नाम था? बुक्का प्रथम। ये दोनों सगे भाई थे। वैसे संगम इनके पिताजी का नाम था और संगम के 5 पुत्र हुए। उन 5 पुत्रों में जो 2 पुत्र थे वो सर्वाधिक जो है भारतीय इतिहास में नाम अर्जित किया। बुक्का प्रथम जो था, जिन्होंने की वेद प्रतिष्ठापक की जो है उपाधि ग्रहण किया था। क्या? वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि जो है अर्जित किया। कौन? बुक्का प्रथम। और बुक्का प्रथम ने ही जब जो है कब इन्होंने जो है ये उपाधि अर्जित की, तो आप कहेंगे कि मदुरै विजय के दौरान। मदुरै जो कि अब पड़ता है कहां पर? तमिलनाडु में। मदुरै विजय के दौरान जो है यह उपाधि इन्होंने अर्जित किया। और इतना ही नहीं, वहां का गवर्नर अपने बेटे को बनाया, जिस बेटे का नाम था जो है कंपन। उनमें कोई कंपन नहीं था, बस नाम उनका जो है कंपन था। और उसी कंपन की जो है पत्नी थी जिनका नाम जो है गंगा देवी। गंगा देवी ने अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन जिस पुस्तक में किया है, उस पुस्तक का नाम ही है क्या? मधुरा विजय या मधुरा विजयम। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। विजयनगर के किस शासक की उपाधि गजबेटकर थी? गजबेटेकर का मतलब होता है क्या? हाथियों का शिकारी। क्या होता है? हाथियों का शिकारी। हाथियों का शिकारी वो दौर था जब जो है किसी शासक के द्वारा जब शेर का शिकार किया जाता था, हाथियों का शिकार किया जाता था, या बड़े जानवरों का शिकार किया जाता था, तो उनके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि हुआ करती थी। विजयनगर साम्राज्य का शासक मैंने बताया कि संगम वंश में कुल कितने शासक हुए थे? तो कुल 7 शासक हुए। कितने? 7। और मैंने बताया कि पहले कौन थे? तो आप कहेंगे कि हरिहर प्रथम। दूसरे कौन थे? आप कहेंगे कि बुक्का प्रथम। बुक्का प्रथम। तीसरे कौन थे? हरिहर द्वितीय थे। हरिहर द्वितीय। चौथे कौन से हुए? तो आप कहेंगे देवराय प्रथम। 5वें देवराय द्वितीय थे। छठे कौन थे? मल्लिकार्जुन। और 7वें कौन थे? विरूपाक्ष। विरूपाक्ष द्वितीय। 7वां कौन था? विरूपाक्ष द्वितीय था। विरूपाक्ष द्वितीय। और इसी राजवंश का जो 5वां शासक हुआ कौन? देवराय द्वितीय। देवराय द्वितीय जिसके शासनकाल में फारस का शासक शाहरुख ने अपने प्रतिनिधि अब्दुल रजाक को जो है इनके यहां भेजा था। यही देवराय द्वितीय ने उपाधि धारण किया था। किसका? गजबेटेकर। मतलब क्या? हाथियों का शिकारी। इन्हीं के द्वारा जो है प्रौढ़ देवराय की भी उपाधि ग्रहण किया गया। इन्हीं के द्वारा इम्माडी देवराय की भी उपाधि धारण की गई। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा दूसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। विजयनगर के उस
पहले शासक की पहचान करें जिसने बहमनियों से गोवा को छीन लिया था। यह बहमनी कौन थे? दरअसल दक्षिण भारत में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दो राजवंश अपने अस्तित्व में आए। पहला राजवंश 1336 यानी 1336 में तुंगभद्रा नदी के तट पर विजयनगर साम्राज्य और संगम राजवंश का उदय हुआ था। उसी दरमियान मोहम्मद बिन तुगलक के यहां सामंत के रूप में रहकर के कार्य करने वाला व्यक्ति जिसका नाम था हसन गंगू। क्या नाम था? हसन गंगू। हसन गंगू के द्वारा 1347 में 1347 में एक नए राजवंश की स्थापना की गई और उस राजवंश का नाम दिया गया क्या? बहमनी। क्या नाम दिया गया? बहमनी नाम दिया गया। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य के बीच हमेशा जो है 36 का आंकड़ा जो है रहा था। किसको लेकर के? तो रायचूर में जो है मुदगल का जो किला था, मुदगल का जो क्षेत्र था, इसी को लेकर के इन दोनों राजवंशों में लगभग 250 वर्षों तक जो है संघर्ष चलता रहा था। इन किन दो नदियों के बीच में था? तो आप कहेंगे कि कृष्णा और तुंगभद्रा। कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के दो आब के बीच ये स्थित था मुदगल का जो है किला, और इसी को लेकर के इनके बीच हमेशा संघर्ष चलता रहा। तब तक चला जब तक कि तालीकोटा का युद्ध जो है 1565 में नहीं हो गया और विजयनगर साम्राज्य पूरी तरीके से खंडहर नहीं हो गया। बहरहाल बहमनी साम्राज्य के शासकों से गोवा, जो वर्तमान समय में भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य है, इस वाले बेल्ट पर जो है यह पड़ता है। गोवा को सबसे पहले इनसे प्राप्त कर लिया था। किसने? उस शासक ने प्राप्त किया था जिसको पूर्व, पश्चिम व दक्षिण के सागरों का स्वामी कहा जाता था। सागरों का स्वामी कहा जाता था। सागरों का स्वामी कहा जाता था। तो दिए हुए प्रश्न का जो है कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जी हां तीसरा विकल्प सही होगा। वैसे सागरों का स्वामी अपने आप को पुर्तगालियों के द्वारा भी कहा जाता था। किसके द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा भी कहा जाता था। वर्ष 1510 में जब पुर्तगालियों ने अधिकार कर लिया, कब? गोवा पर। तो वर्ष 1510 से लेकर के और कब तक? तो 1961 तक गोवा पुर्तगालियों के ही कब्जे में रहा था। हालांकि उससे पहले ये बहमनी शासकों के पास रहा और बहमनी शासक बीजापुर का शासक जिसका नाम था आदिल यूसुफ शाह से पुर्तगालियों ने इसे कब्जा कर लिया था। लेकिन उससे पहले ये किसके पास जो है रहा था? तो विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने, फिर कभी जो है बहमनी शासकों के पास, फिर कभी विजयनगर शासकों के पास, लेकिन पहली बार उस पर अधिकार बुक्का प्रथम के द्वारा जो है किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ? तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी वर्ष 1565 को हुआ था। किसके किसके बीच हुआ था? तो आप कहेंगे कि सदाशिव राय जो कि कृष्णदेव राय के जो है सुपुत्र थे और विजयनगर साम्राज्य में सबसे अधिक समय तक लगभग 28 वर्ष तक शासन इन्होंने किया था। सदाशिव राय और बहमनी साम्राज्य में गोलकुंडा जो कि वर्तमान में हैदराबाद का क्षेत्र है, बीजापुर जो कि कर्नाटक में पड़ता है, इसके अलावा आपका बीदर यह भी कर्नाटक का क्षेत्र है। ये तीनों बहमनी साम्राज्य के ही अलग अलग जो है राजवंश थे जिन्होंने एक साथ मिलकर के और विजयनगर साम्राज्य के शासकों के खिलाफ, खास करके सदाशिव राय के खिलाफ इन्होंने अटैक किया और जो ये युद्ध हुआ उस युद्ध में विजयनगर का सर्वनाश हो गया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही होगा। अगर आपसे यह प्रश्न पूछता कि तालीकोटा का युद्ध जो है विजयनगर साम्राज्य के किस राजवंश के बीच हुआ था, तो उस सवाल का जवाब हो जाता क्या? तुलुव वंश। सदाशिव
राय किस राजवंश से संबंधित थे? तुलु वंश से जो है संबंधित है। और इसी युद्ध के बाद अगर आपसे पूछे कि विजयनगर में किस नए राजवंश का उदय हुआ, तो आप कहेंगे कि अराविडु राजवंश का उदय हुआ। कौन सा? अराविडु राजवंश का जो है उदय हुआ था, और यह विजयनगर का अंतिम राजवंश था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प जो है सही होगा। जबकि 1526 में सुप्रसिद्ध पानीपत का पहला युद्ध हुआ, वो 21 अप्रैल 1526 को पानीपत में हुआ था। पानीपत में हुआ था और यह जगह वर्तमान में हरियाणा में पड़ती है। उस समय यह जगह दिल्ली का हिस्सा हुआ करता था। पानीपत का पहला युद्ध जो कि इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था, इसी युद्ध में युद्ध करता हुआ इब्राहिम लोदी वीर गति को प्राप्त हुआ और बाबर ने भारत पर मुगल राजवंश की स्थापना किया था। 1576 जो कि सुप्रसिद्ध हल्दी घाटी के युद्ध के लिए जाना जाता है। हल्दी घाटी का युद्ध, और हल्दी घाटी का युद्ध बताने की जरूरत नहीं है, भारत के इतिहास में हमेशा से महाराणा प्रताप की वीरता के लिए जाना जाता है, और ये अकबर और राणा प्रताप के बीच हुआ था। हालांकि इस युद्ध में अकबर ने हिस्सा नहीं लिया, अकबर की सेना का नेतृत्व किया था मान सिंह ने, जबकि महाराणा प्रताप की सेना का नेतृत्व हकीम खां के द्वारा जो है किया गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नरसिंह सालो ने वंश का अंत किया। नरसिंह सालो ने, यहां कुछ छूट रहा है, संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीन करके सालू वंश आरंभ किया था। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। संगम वंश का अंतिम शासक विरूपाक्ष को जो है हटा करके और नरसिंह सालू के द्वारा ही शुलू राजवंश की स्थापना की गई थी। कौन सा राजवंश? शुलू वंश की स्थापना किया गया था। तो दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही है। आगे कह रहा है दूसरे विकल्प में, वीर नरसिंह ने अंतिम सालू शासक को गद्दी से उतार करके राज सिंहासन छीना। यह भी सही है। वीर नरसिंह ने इम्माडी नरसिंह को जो है पराजित करके और जिस नए राजवंश की स्थापना की, इसी को जो है तुलु राजवंश के नाम से जाना गया, और इसी वीर नरसिंह के भाई थे जिनका नाम था कृष्णदेव राय। तो दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प भी सही है। आगे कह रहा है वीर नरसिंह के उत्तरावर्ती उनके अनुज का मतलब भाई कृष्णदेव राय हुए थे। बिल्कुल सही है। कृष्णदेव राय जो कि वर्ष 1509 से लेकर के 1529 तक जो है शासन किया, और राजवंशों का या राजाओं का शासनकाल याद रहे या न रहे, लेकिन जो कुछ प्रसिद्ध है जिनके बारे में जो है आपसे पूछता है उनको आप जरूर याद रखें। बाबर के समकालीन थे कृष्णदेव राय, और जिन्होंने अभिनव भोज, आंध्र भोज, तेलुगु भोज जैसी उपाधियां जो है ग्रहण किया था। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती इनके अर्ध अच्युत देव राय थे। जी हां, इनके चचेरे भाई थे। यह भी सही है। उपरोक्त कथनों में कौन सा सही नहीं, कौन सा सही है? 1 2 3 4, 1 2 3 4 सभी सही है। दिए हुए प्रश्न का जो है सभी विकल्प 100% सही है। अगला देखें, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? कृष्णदेव राय के शासनकाल में ही सबसे पहले आपको बता दें कि जो है पोर्चुगल यानी पुर्तगालियों का भारत में आगमन ही नहीं हुआ, बल्कि पुर्तगालियों ने गोवा को जीत भी लिया था। कब? वर्ष 1510 में। जबकि इनका शासनकाल जो है 1509 से लेकर के 1529 का रहा था। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का या भारत में यूरोपियों का साम्राज्य की स्थापना जब हुई तो दक्षिण भारत में किसका शासन था? विजयनगर के सबसे प्रतापी शासक कृष्णदेव राय का शासन था। हालांकि इन्होंने इस पर अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। पुर्तगालियों का सेनापति उस समय इनके दरबार में फादर लुइस को जो है अपने प्रतिनिधि बना करके जो है भेजा। कृष्णदेव राय अपने सबसे सुयोग्य मंत्री तेनालीरामा से चर्चा करने के बाद, और इन्होंने पुर्तगालियों का सहयोग तो नहीं किया लेकिन विरोध भी नहीं किया। उनको क्या पता था ये पुर्तगाली
1510 to 1961 तक जो है भारत में रहेंगे। बहरहाल इतिहास कल क्या होगा किसको पता है, यही तो इतिहास है। कृष्णदेवराय ने गोलकुंडा, वर्तमान में गोलकुंडा जो है कहां पड़ता है, तो आप कहेंगे कि हैदराबाद। किस नदी के तट पर, आप कहेंगे कि मूसी नदी के तट पर। वर्तमान में हैदराबाद किसकी राजधानी है, तेलंगाना की राजधानी है। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। और गोलकुंडा के युद्ध में किस राजा के साथ जो है लड़ा था, कुली कुतुब शाह के साथ इन्होंने ये युद्ध किया था। कुली कुतुब शाह को इन्होंने पराजित किया था। हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इनके समकालीन नहीं रहा था, ये गुलाम वंश का जो है शासक रहा है। इस्माइल आदिल के साथ इन्होंने बीजापुर का युद्ध लड़ा था। कौन सा, बीजापुर का युद्ध, जो कि अब बीजापुर जगह जो है कहां पड़ती है, तो आप कहेंगे कि कर्नाटका में पड़ती है। कहां पर, कर्नाटका में ये जगह पड़ता है। और ये दोनों युद्ध किसके बीच हुए थे, तो कृष्णदेवराय और कुली कुतुब शाह के बीच गोलकुंडा की लड़ाई हुई थी, जिसमें गोलकुंडा के सभी क्षेत्रों पर विजय प्राप्त किया था किसने, कृष्णदेवराय ने। जबकि इस्माइल आदिल के बीच जो है जब लड़ाई हुई बीजापुर की, तो इन्होंने बीजापुर को प्राप्त करने में कामयाबी हासिल कर लिया था। तो दिए हुए प्रश्न में जो है कौन सा विकल्प सही होगा, पहला विकल्प 100% जो है सही होगा। गजपतियों के खिलाफ, जो कि ये उड़ीसा के क्षेत्र पर शासन करने वाले लोग थे, उन दिनों उड़ीसा को उत्कल के नाम से जो है जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था, उत्कल के नाम से जाना जाता था। इनके खिलाफ इन्होंने विजय श्री प्राप्त किया। और गजपति शासक ने न सिर्फ जो है इनकी अधीनता स्वीकार की, बल्कि जो है अपनी एक पुत्री की शादी भी जो है कृष्णदेवराय के साथ किया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। अष्टदिग्गज 8 मंत्री, 8 तेलुगु कवि, 8 महान सेनापति या 8 परामर्शदाता। वो दौर था जब राज दरबारों में साहित्यकारों को, कवियों को, तर्कशास्त्रियों को, खगोल शास्त्री, गणितज्ञ जैसे विद्वान लोगों को जगह दी जाती थी, क्योंकि तब के शासक स्वयं भी बहुत विद्वान हुआ करते थे। कृष्णदेवराय भी तेलुगु और संस्कृत भाषा के महान विद्वान व्यक्ति थे। उनके द्वारा संस्कृत भाषा में या तेलुगु भाषा में विभिन्न साहित्यिक रचनाएं भी जो है की गई, जो आज भी उपलब्ध है। 8 तेलुगु कवियों का एक ये समूह था, जिसे अष्टदिग्गज के नाम से जाना जाता था। तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है कृष्णदेवराय का शासनकाल। किस भाषा का, तेलुगु भाषा का शासन, तेलुगु भाषा का स्वर्णकाल कहा जाता है। और कृष्णदेवराय के दरबार में रहने वाले जो 8 कवि थे, उन 8 कवियों में सर्वाधिक सुप्रसिद्ध जो व्यक्ति थे, उनका नाम था अल्ली सनी पेडन। अल्ली सनी पेडगन। और इनके द्वारा लिखी गई जो सुप्रसिद्ध एक पुस्तक, जो कि आज भी आप लोगों से पूछी जाती है, उस पुस्तक का नाम है मनुचरितम। क्या नाम है, मनुचरितम। पेड्डन शब्द है, पेड्डगन नहीं है, पेड्डन। अल्ली सनी पेड्डन, इनके अष्टदिग्गजों में जो है सर्वाधिक प्रमुख कवि थे, जिनको तेलुगु भाषा का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तेलुगु कविता या साहित्य का पितामह कहा जाता है। किसको कहा जाता है, जी हां, पेड्डन को कहा जाता है। इस प्रकार इनके राज दरबार में एक व्यक्ति थे, एक कवि थे जिनका नाम नंदी था, एक कवि थे जिनका नाम जो है भट्टी था, और अष्टदिग्गजों में एक महान हुए जिनका नाम था तेनाली रामकृष्ण। कौन, तेनाली रामकृष्ण। लेकिन सबसे ज्यादा आप लोगों से पूछा जाता है, और आप लोगों से सबसे अधिक पूछा जाता है क्या,
आपसे पूछा जाता है कि तेनाली रामा किसके दरबार में या फिर अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहा करते थे, तो दिए हुए प्रश्न कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का दूसरा विकल्प 100% सही होगा। तेलुगु भाषा के अलावा कृष्णदेवराय स्वयं जो है किस भाषा के सुप्रसिद्ध विद्वान थे? तो आप कहेंगे संस्कृत भाषा। संस्कृत भाषा। इसके अलावा यहां कन्नड़, कौन सा? कन्नड़, उसके अलावा तमिल, उसके अलावा मलयालम जैसे दक्षिण भारतीय भाषाओं का भी विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने सबसे अधिक संरक्षण प्रदान किया, सहयोग प्रदान किया। अगला प्रश्न को देखते हैं। उससे पहले मैं बता दूं कि यूपीएससी या बीपीएससी, एमपीपीएससी जैसी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए एक मॉक टेस्ट सीरीज आप लोगों को जारी किया गया है www.study91pro.com के द्वारा, जहां से आप अपनी परीक्षाओं को और बेहतर जो है धार दे सकते हैं, अपने भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से किसे आंध्रभोज भी कहा जाता है? जी हां, अभी तो मैंने बताया कृष्णदेवराय को आंध्रभोज कहा जाता है। इनको अभिनव भोज के नाम से ये इनकी उपाधि रही थी। इनको अभिनव भोज के नाम से, तेलुगु भोज के नाम से, यवन स्थापनाचार्य भी इनकी उपाधि रही थी। विष्णुचित्त भी इनकी जो है उपाधि रही है। और सर्वप्रमुख बात ये विजयनगर में किस राजवंश से संबंधित थे? तो आपसे पूछे गए तो आप बताएं तुलु वंश। अगर पूछे तुलु वंश के ये कौन से शासक थे, तो जो है तुलु वंश के ये दूसरे शासक रहे थे। पहले शासक इस राजवंश का वीर नरसिंह था, जिसने कि इस राजवंश की स्थापना किया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का पहला विकल्प सही होगा। हरिहर और बुक्का ये भी दोनों विजयनगर से ही थे, लेकिन दोनों संगम राजवंश से संबंधित थे और इन्हीं दोनों के द्वारा वर्ष 1336 में 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेवराय के अधीन किस साहित्य का स्वर्ण युग था? अभी मैंने बताया कौन सा स्वर्ण युग रहा था, तो तेलुगु भाषा का। कौन सा? तेलुगु भाषा का जो युग था वो कृष्णदेवराय के शासनकाल में अपने चरम उत्कर्ष पे रहा था। और तेलुगु भाषा के जो अष्टदिग्गज यानी 8 कवियों का जो समूह था वो कृष्णदेवराय के दरबार में ही विराजता था। कृष्णदेवराय जिनके राजनीतिक गुरु का नाम था जो है व्यास राज। क्या नाम था? व्यास राज इनके राजनीतिक गुरु थे। जबकि इन्हीं के दरबार में लक्ष्मी नारायण उस समय के जो है महान संगीतकार जो है रहा करते थे। कृष्णदेवराय के शासनकाल में ही गीत और नृत्य की जो सम्मिलित कला अपने चरमोत्कर्ष पे पहुंची, उसे यक्षिणी कला के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? यक्षिणी कला के नाम से जाना गया, जो कि नृत्य और संगीत की सम्मिलित जो है विधा थी। लिपाक्षी चित्रकला का स्वर्णकाल अगर जो पूछा जाए, उस सवाल का भी जवाब होगा कृष्णदेवराय। और लिपाक्षी चित्रकला में रामायण तथा जो है महाभारत से संबंधित चित्रों को प्राथमिकता दी जाती थी। तमिल, मलयालम, इसके अलावा आपका जो है संस्कृत भाषा भी विजयनगर साम्राज्य के शासकों के द्वारा जो है सर्वाधिक प्रश्रय दिया गया था। दिए हुए प्रश्न का अंतिम विकल्प सही है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर किसके शासनकाल में निर्मित हुआ? हजारा मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो आप कहेंगे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को समर्पित है। विजयनगर साम्राज्य का हजारा मंदिर, इसके अलावा विजय विठ्ठल मंदिर,
ये भी कृष्णदेवराय के द्वारा ही जो है बनवाया गया था। दोनों इस समय जो है कर्नाटका में पड़ते हैं। कहां पर? कर्नाटक में। कर्नाटक में जो है दोनों स्थित हैं। और विजयनगर साम्राज्य का खंडहर वर्तमान समय में कर्नाटक के जिस क्षेत्र में है उसे हम्पी के नाम से जो है जाना जाता है। किस नाम से? हम्पी के नाम से जाना जाता है। तो दिए हुए प्रश्न में कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न में पहला विकल्प सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब्दुल रजाक विजयनगर आया था देवराय प्रथम के शासनकाल में, देवराय द्वितीय के शासनकाल में, कृष्णदेवराय के शासनकाल में? तो आपको जानकारी के लिए बताएं, देवराय प्रथम के शासनकाल में वर्ष 1420 में निकोलो कोंटी, या कहीं कहीं लिखा होगा निकोलस कोंटी, बात एक ही है। ये कहां का रहने वाला था? इटली का रहने वाला था। ये देवराय प्रथम के शासनकाल में आया। जबकि वर्ष 1443 में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आने वाला व्यक्ति था जिसका नाम था अब्दुल रजाक। और अब्दुल रजाक फारस या कह लो ईरान के शासक जिनका नाम था क्या? शाहरुख के प्रतिनिधि के रूप में ये भारत में या कह लो कि दक्षिण भारत में देवराय द्वितीय के शासनकाल में आया था। देवराय द्वितीय जिसे अभी मैंने बताया था गज बेटेकर के रूप में जाना जाता था। इन्होंने गज बेटेकर की उपाधि जो है धारण किया। प्रौढ़ देवराय, जो कि आप लोगों से पूछता है, प्रौढ़ देवराय की उपाधि धारण किया इन्होंने। इम्माडी देवराय की उपाधि इन्होंने धारण किया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में आने वाले जो प्रसिद्ध विदेशी यात्री थे उसमें एक व्यक्ति जिसका नाम जो है ये भी पोर्तुगीज व्यक्ति था, इनके शासनकाल में आया। और दूसरा था जिसका नाम जो है डोमिंगो पायस था। क्या नाम था? डोमिंगो पायस। और ये दोनों के दोनों जो है पोर्तुगीज थे, यानी कहां से बिलोंग करते थे? जी हां, पुर्तगाल से जो है बिलोंग करते थे। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दिए हुए प्रश्न का जो है दूसरा विकल्प सही होगा। एक प्रश्न पूछता है महुआना ये चीनी यात्री था, यानी चीन का रहने वाला यात्री था। समुद्र के रास्ते ये भारत में आया था। और किसके शासनकाल में? तो मल्लिकार्जुन के शासनकाल में। मल्लिकार्जुन जो कि विजयनगर साम्राज्य में संगम राजवंश के जो है छठे शासक थे। इनकी हत्या इन्हीं के बेटा विरूपाक्ष द्वितीय के द्वारा जो है कर दिया गया था। वो इसलिए क्योंकि मल्लिकार्जुन ने जब बहमनियों के खिलाफ जो है युद्ध किया तो उस युद्ध में उन्होंने कायरतापूर्ण जो है संधि की। इस वजह से इनका बेटा इनके खिलाफ था और इतना खिलाफ हुआ कि उसने अपने बाप की हत्या कर दी थी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वैसे दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। दूसरा विकल्प 100% सही है। आगे देखें, तालिकोटा का युद्ध लड़ा गया था कब? 23 जनवरी 1565 को। इसे राक्षसी तांगड़ी का युद्ध के नाम से भी जो है जाना जाता है। किसके किसके बीच जो है लड़ा गया? विजयनगर, बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा। तो विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच जो है लड़ा गया था। हालांकि विजयनगर के खिलाफ जो एक मोर्चा बनाया गया उसमें बहमनी साम्राज्य का एक और क्षेत्र जो है शामिल था जिसका नाम था जो है क्या? बरार। क्या नाम था? बरार। लेकिन बाद के समय में बरार जो है फरार हो गया और बीजापुर, अहमदनगर, गोलकुंडा तथा बीदर की सेनाओं ने विजयनगर का ईंट से ईंट बजा दी। विजयनगर का उस समय शासक जो है कौन था? तो आप कहेंगे सदाशिव राय। कौन? सदाशिव राय थे।
और सदाशिव राय जो कि अपने पिता कृष्णदेव राय की मृत्यु के बाद जो है ये शासक बने और वर्ष 1529 से लेकर के और इन्होंने कब तक जो है शासन किया था? जी हाँ, 82 तक जो है शासन किया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? तीसरा विकल्प जो है सही होगा। शेरशाह और हुमायूं के बीच अगर और विकल्प पर बात किया जाए तो शेरशाह और हुमायूं के बीच जो युद्ध लड़ा गया था वो युद्ध जो है पहला चौसा का युद्ध था। कौन सा? चौसा का युद्ध जो प्रमुख था उनकी बात मैं कर रहा हूं। चौसा का युद्ध जो कि वर्ष 1539 में लड़ा गया था, जबकि दूसरा बिलग्राम की लड़ाई हुई। बिलग्राम की लड़ाई जो कि वर्ष 1540 में हुई और बिलग्राम की लड़ाई में ही शेरशाह सूरी ने हुमायूं का सुपड़ा साफ कर दिया और दिल्ली पर जो नए राजवंश की स्थापना की, उस नए राजवंश को किस नाम से जाना गया? जी हां, उस नए राजवंश को सूर्यवंश के नाम से जाना गया था। प्रश्न में पहला विकल्प जो दिया है अकबर और मालवा के सुल्तान के बीच जो लड़ाई हुई, जी हां, विजयनगर और बहमनी राज्यों के बीच के जो है शासकों के बीच भी युद्ध हुए, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं। अगला प्रश्न देखें, जब राजा वाडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था? वाडियार राजवंश जिसके बारे में जो है कहा जाता है कि यह विजयनगर साम्राज्य का एक सहयोगी राजवंश था, जो कि वर्ष कब तक 1399 में अपने अस्तित्व में आता है और ये चला कब तक? तो आप कहेंगे कि वर्ष 1523 तक जो है। उसके बाद से जो है कुछ समय तक इस क्षेत्रों पर वाडियार वंश के शासकों ने अपने आप को मैसूर के क्षेत्रों में अपने आप को जो है स्वतंत्र कर लिया। इसी वाडियार राजवंश को बेदखल करके हटा करके और मैसूर साम्राज्य पर एक सशक्त राजवंश की स्थापना किया था हैदर अली, जिसका बेटा जो है टीपू सुल्तान हुआ था। हैदर अली और टीपू सुल्तान के बीच अंग्रेजों ने कुल 4 आंग्ल मैसूर युद्ध जो है किए थे। वर्ष 1799 में जब 1799 में श्रीरंगपट्टनम की जो है संधि हुई थी, उस युद्ध के बाद मैसूर साम्राज्य पर पुनः जो है वाडियार वंश की स्थापना किया गया था, जब कृष्णराज वाडियार को फिर जो है अंग्रेजों के द्वारा शासक बनाया गया था। कब? 1799 में। तो यह राजवंश फिर एक बार जो है अपने अस्तित्व में आया 1799 में और उसके बाद ये 1947 तक रहा। तब तक रहा जब तक कि भारत को जो है आजादी नहीं मिल गई। उसके बाद इस राजवंश ने स्वयं को किसके साथ जो है तो भारत में अपने आप को जो है विलय कर लिया था। वाडियार वंश जो कि उन दिनों दक्षिण भारत में सबसे लंबे समय तक अपने जो है अस्तित्व में रहा था और वो 14वीं शताब्दी से लेकर के और 20वीं शताब्दी तक। तो कभी कभी जो है पूछा जाता है और पूछा भी गया है कि सबसे लंबे समय तक दक्षिण भारत का राजवंश जिसने जो है शासन किया और स्वतंत्रता तक जो है अपना योगदान दिया तो वो वाडियार वंश रहा था। हालांकि 1799 में जब अंग्रेजों के द्वारा इस राजवंश को पुनः अस्तित्व में लाया गया तो ये सिर्फ जो है अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर के ये राजवंश रह गया था, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न देखें, विजयनगर के किस शासक ने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था? विजयनगर जो कि मैं अभी बताया कि 1336 से लेकर के और जो है 1652 तक जो है शासन किया। विजयनगर में संगम वंश, उसके अलावा शुलूव, उसके बाद तुलुव, उसके बाद अराविडू। बिल्कुल इनको जो है रट जाइए आप। एसएसटी वीडू ऐसे करके इसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि कभी कभी जो है इनको बस क्रम में करने के लिए जो है पूछा जाता है। तो यस का मतलब, पहले यस का मतलब जो है संगम, दूसरे यस का मतलब सुलो, टी का मतलब जो है तुलु और जो है वीडू का मतलब अराविडू राजवंश।
चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत किसके द्वारा भेजा गया था? जी हां, ये भेजा गया था किसके द्वारा? तो आप कहेंगे बुक्का प्रथम के द्वारा जो है भेजा गया। विजयनगर साम्राज्य के ये पहले ऐसे शासक थे जिन्होंने वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की जो है उपाधि ग्रहण की और इन्होंने विदेशी ताकतों के साथ राजनयिक संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। वो अलग बात थी कि वो बहुत हद तक सफल नहीं हुआ। उसके बाद अराविडू वंश के शासकों ने यूरोपियन शक्तियों के साथ अपने राजनीतिक संबंध जो है स्थापित किए और वो कुछ हद तक इस मामले में कामयाब भी रहे थे। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प जो है सही होगा? दूसरा विकल्प सही होगा। बुक्का प्रथम के द्वारा वेद मार्ग प्रतिष्ठापक की उपाधि जो है धारण किया गया था। कब? मदुरै विजय के पश्चात। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगले प्रश्न का अवलोकन करें। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करिए। ये विजयनगर का भ्रमण करने वाले पुर्तगाली यात्री और उस समय विजयनगर के जो शासक रहे थे, अभी मैंने आप लोगों से पीछे भी चर्चा किया, 1500 ईस्वी में भारत में आ चुका था पुर्तगालियों का बेड़ा और उन पुर्तगालियों के साथ ये आए हुए कुछ पुर्तगाली यात्री थे। 1510 में तो बकायदे इन लोगों ने अपना साम्राज्य भी स्थापित कर लिया। अभी मैंने बताया कि पुर्तगालियों ने वर्ष 1510 में ही गोवा को अपने अधिकार में कर लिया था। कब? 1510 में, 1510 में। और गोवा पर ये लोग कब तक? 1961 तक जो है अपना आधिपत्य जमाए रहे थे। आजादी के 14 वर्ष बाद भी भारत का कौन सा राज्य विदेशियों का गुलाम था? तो गोवा था। जब 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना के द्वारा ऑपरेशन विजय अभियान चलाया गया और इस तरह से ऑपरेशन विजय के तहत गोवा को हम लोगों ने पुनः प्राप्त किया था। जब अंतिम पुर्तगाली गवर्नर भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था और उसके बाद से हम लोग 19 दिसंबर को गोवा लिबरेशन डे या गोवा मुक्ति दिवस जो है मनाते हैं। यही पुर्तगालियों का ये जत्था उसी समय भारत में आया था। बारबोसा कृष्णदेवराय के शासनकाल में, डोमिंगो पायस या पीज जिसको कहते थे, ये भी इन्हीं के जो है राजकाल में आया था, इन्हीं के शासनकाल में आया। जो फारनाओ नूनीज था, ये अच्युत देव राय के शासनकाल में आया, जबकि जो सीजर फ्रेडरिक था ये सदाशिव राय के शासनकाल में आया था। और ये सब के सब जो है जितने भी ये पुर्तगाली शासक आए थे, ये सब के सब जो है तुलुव वंश, जितने भी ये पुर्तगाली यात्री आए थे विजयनगर साम्राज्य के किस राजवंश के शासनकाल में आए? तो आप कहेंगे कि तुलुव राजवंश के शासनकाल में आए रहे थे। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। उससे पहले मैं बता दूं कि इसमें तो कुछ है ही नहीं। 1 2 3 4 1 2 3 4 पहला विकल्प सही है। आगे देखिए, विश्व प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तक्षित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, कहां पर अवस्थित है? कर्नाटक में अवस्थित है, हम्पी में अवस्थित है। और इनका निर्माण कार्य किसके द्वारा कराया गया था? इसका निर्माण कार्य, जी हां, आप कहेंगे कृष्णदेव राय के द्वारा किया गया, कृष्णदेव राय के द्वारा। और मंदिर निर्माण की किस विधा में इसका निर्माण किया गया है? तो आप कहेंगे द्रविड़ शैली। आज भी दक्षिण भारत के जितने भी मंदिर हैं वो द्रविड़ शैली में ही जो है बनाए गए हैं। द्रविड़ शैली मंदिर निर्माण की वो शैली है जब मंदिर बनाया जाता है तो जमीन से ही जैसे जैसे ऊपर उठता है उसका शेप साइड कोनिकल होता जाता है, शंक्वाकार होता जाता है। जबकि नागर शैली में हम लोगों के उत्तर भारत के जो मंदिर बनाए जाते हैं, एक हाइट पर पहुंचने के बाद, एक ऊंचाई पर पहुंचने के बाद तब उन मंदिरों का आकार जो है शंक्वाकार हो जाता है, कोनिकल हो जाता है। विट्ठल मंदिर, इसके अलावा हजारा मंदिर, कौन सा? हजारा मंदिर भगवान राम को जो है समर्पित। आज भी दक्षिण भारत के जो है
इसके अलावा चिदंबरम मंदिर भी कहां है, किसके द्वारा बनवाया गया, तो आप कहेंगे कृष्णदेवराय के द्वारा जो है बनवाया गया। कृष्णदेवराय के शासनकाल में संगीत की जो विधा जो है अपने अस्तित्व में आई, उसको जो है यक्षिणी कला के नाम से जाना गया। किस नाम से? यक्षिणी कला के नाम से जो है जाना गया। जबकि लिपाक्षी जो थी वो चित्रकला थी। इन मंदिरों पर जिस शैली में चित्रकला का निर्माण किया गया है उसे लिपाक्षी चित्रकला के नाम से जाना गया। नंदनगढ़ी उस समय की लिपि थी जिसमें कि दक्षिण भारतीय भाषाओं को जो है लिखा जाता था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न का और अंतिम प्रश्न का अवलोकन करते हैं। किस संगम वंशीय शासक को प्रौढ़ देवराय भी कहा जाता था? अभी कई बार तो बताए, किसे प्रौढ़ देवराय के नाम से भी जाना जाता था? जी हां, प्रौढ़ देवराय की उपाधि जो है देवराय द्वितीय के द्वारा ग्रहण किया गया था। किसके द्वारा? देवराय द्वितीय के द्वारा प्रौढ़ देवराय की उपाधि या इम्माडी देवराय की उपाधि ग्रहण किया गया था, या गजबेटेकर मतलब हाथियों का शिकारी। और ये उपाधियां मल्लिकार्जुन ने भी ग्रहण की। मल्लिकार्जुन देवराय द्वितीय का ही जो है पुत्र था और अपने पिता की भांति इन्होंने भी ये उपाधियों को ग्रहण किया था। लेकिन चूंकि देवराय प्रथम के द्वारा ये कार्य पहले किया गया, इसलिए दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प सही है। मल्लिकार्जुन, जिनके शासनकाल में महुआयो या महुआना एक ही व्यक्ति का नाम है, ये चीन का यात्री था जो कि समुद्र के रास्ते जो है भारत आया था, और समुद्र के रास्ते भारत आने वाला ये पहला चाइनीज यात्री था। दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प 100% जो है सही होगा। हरिहर द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, मल्लिकार्जुन, ये सब के सब जो है ऊपर लिखा भी है कि विजयनगर के किस राजवंश से थे? तो संगम राजवंश से थे। कौन सा राजवंश? संगम राजवंश था। संगम वंशीय ये जो है शासक थे, और संगम वंश जो है 150 वर्षों तक शासन किया था। कब तक? 1336 से लेकर के 1485 तक, लगभग 150 वर्षों तक इस राजवंश का शासन था। और इस राजवंश में कुल कितने शासकों ने शासन किया? तो आप याद रखेंगे 7 शासकों ने शासन किया। जबकि सुलुव वंश जो कि संगम वंश के बाद आया, इसमें सिर्फ 3 शासक रहे थे। तुलुव वंश जो कि 60 वर्ष तक इस वंश ने शासन किया, इस राजवंश ने सिर्फ 20 वर्ष तक जो है शासन किया। और तुलुव वंश में कुल 6 शासक हुए। कृष्णदेवराय इसी राजवंश से संबंधित थे। और अंतिम जो था अराविडु वंश, और अराविडु वंश में कुल कितने शासक रहे थे? तो यहां भी जो है कुल 7 शासकों ने शासन किया। कितने? 7 शासकों ने शासन किया था। आपको जानकारी के लिए बता दे कि श्रीरंग तृतीय इस राजवंश का अंतिम शासक हुआ। कौन? श्री रंगनाथ तृतीय अंतिम शासक हुआ, जो कि 1642 से लेकर के और 1652 तक शासन किया था। तो दिए हुए प्रश्न का कौन सा विकल्प सही होगा? दिए हुए प्रश्न का तीसरा विकल्प 100% सही है। तो ये रहा था आज का हम लोगों का विजयनगर साम्राज्य से संबंधित बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का एक श्रृंखला। मुझे आशा नहीं, उम्मीद नहीं, बल्कि विश्वास है मेरा ये प्रयास आपकी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण साबित होगा। उससे पहले मैं बता दूं, हमारे संस्थान की तरफ से ये कुछ पुस्तकें जो कि जारी की गई हैं, उसमें आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहां पर सामान्य हिंदी अगर पूछी जाती है तो उसके लिए ये पुस्तक आपके लिए रामबाण सिद्ध होगी। आरओ एआरओ के लिए भी ये सामान्य हिंदी का
एक पुस्तक जो है जारी की गई है। इसके अलावा स्टैटिक जीके या फिर यूपी टेट परीक्षा को ध्यान में रख करके, उत्तर प्रदेश पुलिस की परीक्षा को ध्यान में रख करके इन पुस्तकों का जो है एक बुक सीरीज जो है जारी की गई है। आप इनसे संबंधित किसी भी जानकारी के लिए दिए हुए नंबरों पर कॉल करके और जानकारी ले सकते हैं। इसको होम डिलीवरी जो है पूरी तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट रखा गया है। तो ये था आज का मेरा सेशन। थैंक यू सो मच। आज बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लास में। गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि।